स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं 12th चैप्टर की। 12th चैप्टर जिसका नाम है अवकल समीकरण। यह चैप्टर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक बड़ा प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और जो कि निम्नात्मक प्रश्न 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ में हम कॉलेज एजुकेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी यह चैप्टर अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जब हम कैलकुलस के बारे में पढ़ते हैं तब इस चैप्टर के बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे और आगे पढ़ते भी रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। हमारा जो पहला टॉपिक है वो एक्चुअल के अंदर इस चैप्टर का एक सामान्य परिचय है, और इस सामान्य परिचय के साथ साथ हम ये जो 8 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जो कि एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड हैं, उनका भी सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे अवकल समीकरण की परिभाषा से कि अवकल समीकरण वास्तव में है क्या। समीकरणों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर अवकल समीकरण का जो मतलब रहेगा वो अवकलजों के लिए है, और अवकलज हमने 7th चैप्टर के अंदर या फिर 8th चैप्टर के अंदर पूरी डिटेल्स के अंदर पढ़ के आए हैं। तो देखिए अवकल समीकरण एक्चुअल में है क्या। तो अवकल समीकरण जो है, अवकल समीकरण स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, दो तो ये मुख्य हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। ठीक है, ये 2 चर तो आने ही आने हैं। अब साथ में स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के जो अवकलज थे, अगर आपको ध्यान हो तो हम लगभग अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पर हम स्वतंत्र चर x को मानकर चले, और साथ में परतंत्र चर के लिए हम y यूज़ किया हमने। तो फिर इनके जो अवकलन हम लिखते आए हैं कि dy/dx, या फिर दूसरी कोटि का अवकलन किया, या फिर तीसरी कोटि का अवकलन किया d3y/dx3। इस तरीके से और भी हो सकते हैं कि स्वतंत्र चर होगा, परतंत्र चर होगा, और साथ में स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चरों के जो अवकलज हैं वो अवकलज 1 कोटि का भी हो सकता है, 2 कोटि का भी हो सकता है, 3 कोटि का भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो पद होंगे जिस समीकरण के अंदर आ जाएंगे, इस प्रकार के पद जिस समीकरण में आ जाएंगे उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण बोलेंगे। कि अवकल समीकरण एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और साथ में स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चरों के जो अवकलज होते हैं वो विद्यमान होंगे। तो उस समीकरण को बोलेंगे अवकल समीकरण। और अब अपने बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स की, कि अवकल समीकरण के एग्जाम्पल कि जैसे मान लो dy/dx और साथ में आ गया x × y और बराबर में आ गया 0। तो ये एक अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है जिसमें x भी है, y भी है, और x के सापेक्ष y के अवकलज भी मौजूद हैं। तो इस समीकरण को क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण बोलेंगे। या फिर जैसे मान लीजिए कि d2y/dx² प्लस में x2y प्लस में sin x बराबर 0, कुछ इस तरीके से। तो ये अवकल समीकरण के एग्जाम्पल हुए। अब बात ये आती है कि अवकल समीकरण के प्रकार। यहाँ पर एक बीच में 2 प्रकारों के बारे में और बताया हुआ है, हालांकि ज़्यादा उसके बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना नहीं है। उसमें से सिर्फ एक प्रकार है जिसके ऊपर, जो वैसे तो ये क्वेश्चन सारे के सारे उसी प्रकार के ऊपर आधारित हैं, दूसरा प्रकार अपने सिलेबस में नहीं है। अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है। अगर मैं अवकल समीकरण के प्रकार की बात करूँ तो इस अवकल समीकरण के 2 प्रकार हैं। पहला तो है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, और दूसरा जो प्रकार है वो है इसका आंशिक अवकल समीकरण। कि अवकल समीकरण जो है वो सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, साधारण अवकल समीकरण हमारे सिलेबस में है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो साधारण अवकल समीकरण के ऊपर ही आधारित है। तो अपने सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि साधारण अवकल समीकरण होती क्या है। सिर्फ एक इसकी सिंपल सी परिभाषा है, बाकी क्वेश्चन सारे इसी के ऊपर आधारित हैं। तो देखिए साधारण अवकल समीकरण होती कौन सी है। तो एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर होगा। अगर किसी अवकल समीकरण के अंदर एक ही स्वतंत्र चर है और उसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष बाकी जो अवकलज हैं वो अगर मौजूद हैं, ठीक है, कि हम अब आपके सामने ये एग्जांपल वैसे मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अगर मैं स्वतंत्र चर की बात करूँ यहाँ पर x, ठीक है, स्वतंत्र चर की बात करें तो x, कि अगर किसी अवकल समीकरण में एक ही स्वतंत्र चर है, वो चाहे किसी भी रूप में लेकिन एक ही है, तो
तो उस अवकल समीकरण को हम क्या बोलेंगे, साधारण अवकल समीकरण बोलेंगे। ये जो दोनों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये भी साधारण अवकल समीकरण के एग्जाम्पल हैं। स्वतंत्र चर का हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो x के सापेक्ष जैसे यहाँ पर अवकलज दे रखा है तो हमारे लिए एक बार हम x को क्या मानकर चलेंगे, स्वतंत्र चर। तो इस स्वतंत्र x जैसे स्वतंत्र चर है और y का अवकलन यहाँ पर कर रखा है, ठीक है, y का अवकलन यहाँ पर कर रखा है तो y परतंत्र चर। तो y परतंत्र चर है, x स्वतंत्र चर है, लेकिन x के अलावा किसी और के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा ये याद रखिए कि अगर किसी अवकल समीकरण के अंदर केवल एक ही स्वतंत्र चर है, अगर किसी अवकल समीकरण के अंदर केवल एक ही स्वतंत्र चर है और उसी के सापेक्ष हमें अवकलज दे रखे हैं, चाहे वो एक कोटि का है, चाहे वो दो कोटि का है, चाहे वो कितने भी कोटि का है, उस अवकल समीकरण को हम क्या बोलेंगे, साधारण अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण की बात करें तो स्वतंत्र चर जो हैं वो एक से ज़्यादा होंगे। अगर किसी अवकल समीकरण के अंदर दो स्वतंत्र चर हैं, ठीक है, दो स्वतंत्र चर हैं या तीन स्वतंत्र चर हैं, एक से ज़्यादा हों, तो उस अवकल समीकरण को हम क्या बोलेंगे, आंशिक अवकल समीकरण बोलेंगे। और इस समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर। यहाँ इस समीकरण के बारे में अपने कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। तो देखिए अब साधारण अवकल समीकरण से आगे के जो टॉपिक हैं, ठीक है, अब अपने उनकी बात करेंगे। हमने देख लिया कि अवकल समीकरण है क्या। अवकल समीकरण बनती है x से, y से और साथ में उनके अवकलज जो होते हैं कि x के सापेक्ष y के जो अवकलज हैं, इन तीनों से और भी संख्याएं वगैरह भी साथ में आ सकती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ 3, कुछ भी संख्याएं साथ में आती रहेंगी, प्लस माइनस चलते रहेंगे, लेकिन x, y और साथ में x के सापेक्ष y का जो अवकलज होता है वो मौजूद होना चाहिए। वो अवकल समीकरण है दो प्रकार की हुई, दो प्रकार की, एक साधारण अवकल समीकरण और एक आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण सिलेबस में नहीं है। साधारण अवकल समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर होगा, जिस अवकल समीकरण में एक ही स्वतंत्र चर होगा उस अवकल समीकरण को बोलेंगे साधारण अवकल समीकरण। ये जितने भी एग्जाम्पल लिख रखे हैं ये सारे के सारे साधारण अवकल समीकरण के ही हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, इसके अगला बाकी का जो टॉपिक है, और वो जो टॉपिक है वो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, कोटि और घात का, ठीक है। ये एक प्रश्न पूछा जाए तो पूछ सकते हैं, छोटा मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। और ये जो टॉपिक है कोटि व घात का, बिल्कुल ही इजी सा टॉपिक है ये भी, कि कोटि अवकल समीकरण की क्या है या घात अवकल समीकरण की क्या है। तो देखिए सबसे पहले अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि। तो देखिए साधारण अवकल समीकरण कोटि, साधारण अवकल समीकरण की जो कोटि है, साधारण अवकल समीकरण को अपने सामान्यतः अवकल समीकरण नहीं बोलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये साधारण अवकल समीकरण, लेकिन अपने इसको अवकल समीकरण ही बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अंडरस्टूड रहना कि साधारण, ये जो जितनी भी अवकल समीकरण ये हैं साधारण, लेकिन इनको बोलना क्या है, सामान्य अवकल समीकरण। तो देखिए अवकल समीकरण की जो कोटि है वो है क्या। अवकल समीकरण की जो कोटि है कि जो भी अपने को अवकल समीकरण मिलेगी उस अवकल समीकरण के अंदर जो अवकलज वाले पद हैं उस पद में ये देखना है, उस पद में देखिए कोई भी अवकल समीकरण है, जैसे मैं इसकी बात करूँ इस 7वीं अवकल समीकरण की, ठीक है, यहाँ पर 2 अवकलज हैं, तो एक अवकल समीकरण के अंदर अवकलजों वाले पद जो हैं वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे इसमें सिर्फ अवकलज वाला एक ही पद है, इसमें अवकलज वाला एक ही पद है, यहाँ पर अवकलज के 2 पद हैं, यहाँ अवकलज के 2 पद हैं, यहाँ अवकलज के 2 पद हैं हुए, यहाँ पर भी अवकलज के 2 पद हुए। तो ध्यान देना कि जो भी आपको अवकल समीकरण दे रखी है पहले उसमें अवकलजों के पद देख लो कितने हैं, और फिर आपने ये देखना है कि उनमें से अधिकतम कोटि का अवकलज कौन सा है। मतलब अगर मैं 7वें की बात करूं, इसमें मुझे 2 अवकलन दिखाई दे रहे हैं, 7वें क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 अवकलन दिखाई दे रहे हैं, एक अवकलन यहाँ पर है और एक अवकलन यहाँ पर है। अब इन दोनों में ये देखना है कि उच्चतम कोटि मतलब अधिकतम अवकलन कितनी कौन से में हुआ है, या ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा अवकलन, कि जैसे यहाँ पर अवकलन हुआ 2 बार, d²y/dx² लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर अवकलन 2 बार हुआ और यहाँ पर अवकलन हुआ 1 बार। तो अधिकतम जो अवकलन जो होगा, मतलब यहाँ पर अधिकतम अवकलन जो है वो कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो यहाँ पर जो कोटि होगी उसी कोटि को इस अवकल समीकरण की कोटि बोलेंगे,
कि उच्चतम अवकलज, ठीक है, उच्चतम अवकलज किस कोटि का है, वही कोटि अवकल समीकरण की कोटि बन जाएगी। कि किसी अवकल समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज जिस कोटि का होगा उसे ही अवकल समीकरण की कोटि कहा जाएगा। एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह तो नहीं पूछी जाती, बस इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है तो पूछ ले। अभी बोर्ड का पैटर्न 2020-21 के लिए चेंज हुआ है, तो वहाँ पर हो सकता है कि जो क्वेश्चंस है, अभी तक तो क्या होता था कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था। अगर अपने 2020 तक की बात करें कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता था, जो कि बड़ा क्वेश्चन होता था, तो वहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं आते थे कोटि और घात के। लेकिन अभी क्या है कि इसका सैम्पल पेपर वगैरह भी कुछ भी आया नहीं है 2020-21 के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस रिड्यूस किया गया है। हो सकता है कि 1 नंबर के अंदर, या अभी अपने कुछ भी कह नहीं सकते हैं, ठीक है, तो 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिकतम क्वेश्चन अगर आया तो 1 ही नंबर का होगा। तो देखिए कोटि और घात का, सबसे पहले अपने मैंने कोटि की परिभाषा यहाँ पर लिख दी है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर पहले की बात करें, सिर्फ एक ही अवकलन है और वो भी एक ही बार किया हुआ है कि यहाँ पर 3 पद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3 पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अवकलन वाला जो पद है वो सिर्फ यहीं पर है। और अब ये देख लो कि यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ है, तो अवकलन तो एक ही बार हुआ है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो कोटि आएगी, कोटि कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी 3 पद हैं, लेकिन अवकलन वाला पद तो सिर्फ यहीं पर है। तो यहाँ पर अवकलन कितनी बार हुआ है, तो अवकलन 2 बार हुआ है। कि अवकलन वाले पद ढूंढ लो और फिर उनमें ये देखो कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ। तो यहाँ पर इस दूसरे क्वेश्चन में अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन के लिए जो कोटि है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इसी तरीके से अपने बात करें थर्ड की, कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर कोटि जो है वो कितनी होगी। तो थर्ड क्वेश्चन की कोटि, अब थर्ड क्वेश्चन में 2 पद हैं अवकलन वाले। थर्ड क्वेश्चन में अवकलन के 2 पद हैं, एक पद यहाँ पर है और एक पद यहाँ पर है। यहाँ पर अवकलन हुआ है 1 बार, लेकिन यहाँ पर अवकलन हुआ है 2 बार, ठीक है। ऊपर पावर को नहीं देखना, सिर्फ आपको डी, जो ये डेरिवेटिव के लिए जहाँ यूज़ कर रहे हैं सिंबल, ये यहीं पर देखना है। यहीं से पता लगेगा कि अवकलन कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर अवकलन हुआ 1 बार, लेकिन यहाँ पर अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार। तो इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन के लिए जो कोटि है वो कितनी है, 2 है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ की, कि फोर्थ में कोटि। तो फोर्थ में देखो फोर्थ में भी यही चीज़ ही है कि अवकलन वाला पद यहाँ पर भी है और अवकलन वाला पद यहाँ पर भी है। दोनों ही जगह अवकलन 1 ही बार आया है। तो इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन के लिए कोटि कितनी, 1। अब इसी तरीके से अपने बात करें फिफ्थ की, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कोटि, फिफ्थ में एक अवकलन वाला पद यहाँ पर है और एक अवकलन वाला पद यहाँ पर है। 2 अवकलन के पद हैं, लेकिन दोनों में अपने को उच्चतम को देखना है। तो बड़ा ये मतलब अवकलन यहाँ पर अधिकतम हुआ है 2 बार। तो इसका मतलब फिफ्थ के अंदर भी कोटि कितनी आएगी, 2 आएगी। सिक्स्थ के अंदर बात करें, अब देखिए सिक्स्थ के अंदर यहाँ पर अवकलन वाला जो पद है, ठीक है, अवकलन वाला जो पद है वो हमें यहाँ पर dy/dx के रूप में नहीं दे रखा, या d²/dx जो भी यहाँ पर रूप बन सकता है उस रूप में नहीं दे रखा, कि अलग अलग लघुत्तम वगैरह ले रखा है अनुपातिक रूप में दिखाकर। तो अपने क्या करेंगे इसमें सिक्स्थ के अंदर अपने क्या करेंगे, पहले यहाँ से dx का भाग दे देंगे ताकि dx यहाँ से हट जाए और इसके बटा में आ जाए, कि x dx और y dy, ठीक है, ये बराबर है 0 के। तो dx का भाग देने पर, तो dx का भाग दोगे तो ये बन जाएगा x प्लस में y dy/में dx बराबर 0। तो अब यहाँ से अपने को क्लियर हो जाएगा कि कोटि जो है सिक्स्थ के अंदर, इसमें जो कोटि है वो कितनी आएगी, इसमें कोटि आएगी 1, क्योंकि एक ही पद है अवकलन का और वो भी एक ही बार हुआ है, अवकलन भी एक ही बार हुआ है, इसलिए कोटि 1। सेवंथ में
एक पद यहाँ पर है और एक पद यहाँ पर है, दो जगह अवकलन वाले पद हैं, लेकिन इन दोनों में अधिकतम अवकलन जो है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर तो अवकलन एक बार हुआ है और यहाँ पर अवकलन कितनी बार हुआ है, दो बार, तो इसका मतलब अधिकतम यही हुआ, तो कोटि 2। 7th के लिए कोटि जो है वो कितनी, 2। और इसी तरीके से लास्ट 8th के लिए, तो 8th वाले क्वेश्चन में कोटि कितनी आ जाएगी, तो दो जगह अवकलन के पद आए हैं और दोनों ही जगह अवकलन एक ही बार हुआ है, तो इसका मतलब कोटि जो है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो कोटि ज्ञात करना बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि आपको तो ये देखना है कि अवकलन के पद कहाँ कहाँ पर हैं, फिर उन सब पदों में अधिकतम अवकलन जो है वो कहाँ पर है, तो फिर वहाँ जो कोटि होगी वही अवकल समीकरण की कोटि बन जाएगी। ठीक है, कि अवकलन के पद अगर 2 जगह हैं या 3 जगह हैं या 4 जगह हैं, तो फिर उनमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अवकलन कहाँ हुआ, कि यहाँ पर अवकलन 2 जगह है अवकलन वाला पद, लेकिन यहाँ पर अवकलन एक ही बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो कोटि 2 मानी जाएगी। तो इस तरीके से तो कोटि ज्ञात करनी है अपने को। लेकिन अब अपने बात करते हैं घात की। घात कैसे ज्ञात करेंगे? घात को ज्ञात करना कोटि से थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। सभी अवकल समीकरणों की घात ज्ञात करना संभव नहीं है। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना कि कुछ ऐसी भी अवकल समीकरण है जिनकी घात अपने ज्ञात नहीं कर सकते। कोटि हर अवकल समीकरण के लिए बता सकते हैं, लेकिन घात जो है वो हर अवकल समीकरण के लिए नहीं बताई जा सकती। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कुछ ऐसी अवकल समीकरणें भी होंगी जिनकी घात को हम ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा, जिनको हम ज्ञात कर सकते हैं तो वो कौन सी होंगी, तो उनकी बात करते हैं सबसे पहले तो हम। अवकल समीकरण की घात। देखिए, घात को अगर ज्ञात करना है, अगर किसी भी अवकल समीकरण की घात बतानी है, तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है वो ये कि जो भी अवकल समीकरण हमें दी जाएगी वो अवकल समीकरण पूर्णतया बीजीय रूप में होनी चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि घात को अगर हम बताना चाहते हैं कि घात कितनी आएगी, तो उस घात के लिए जो भी अवकल समीकरण हमें मिलेगी वो अवकल समीकरण बीजीय रूप में हो, पूर्णतया बीजीय रूप में, पूर्णतया बीजीय रूप में। मतलब जिस प्रकार से बहुपद होते हैं उसी प्रकार से हो। ठीक है, जिस प्रकार से बहुपदों को लिखा जाता है, इसको समझना हो तो ऐसे कि जिस प्रकार से बहुपदों को लिखा जाता है उस रूप में हो। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। मतलब इस तरीके से ना हो, ये पूर्णतः बीजीय नहीं है। कारण ये है क्योंकि जो dy/dx के जो पद है, ठीक है, dy/dx का पद, ये इस तरीके से अपोन में नहीं रहना चाहिए। मतलब dy/dx अवकलज वाला जो पद होगा उसकी पावर जो है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, देखो ये जो पूर्ण बीजीय लिखा अवकल समीकरण के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि अवकलज वाला कोई भी पद अगर हो, अवकलज वाला पद, अवकलज वाले पद की घात, ठीक है, ऋणात्मक या फिर बटा में, मतलब दशमलव रूप में, न हो। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दशमलव में न होने का मतलब बटा में ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बटा में नहीं होनी चाहिए, बटा में न हो। कि जैसे ये वाला रूप नहीं होना चाहिए, ऐसा रूप ना हो। ठीक है, ऐसा रूप ना हो, क्योंकि इस रूप में क्या दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है कि ये जो इस पद की जो घात है, ठीक है, 3/2, ऐसे बटा में नहीं होनी चाहिए। इसमें दिक्कत है क्योंकि dy/dx यहाँ 3 के बटा में है, तो ये जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर -1 तो ऋणात्मक बन जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
और कैसा नहीं होना चाहिए, इसके जैसा रूप नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पावर 3 है, धनात्मक है, पूर्ण रूप से है, मतलब बीजीय है, ठीक है ना, पूर्ण रूप में है। लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ फिर से dy/dx अपॉन में आ गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और साथ में एक और ध्यान रखना कि जो अवकलन वाले जो पद हैं, ठीक है, अवकलज वाले जो पद हैं वो किसी फलन के अंदर ना हो, किसी फलन में न हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन है बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक, ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं इसके अंदर अपने को आने वाली है। इसी एक्सरसाइज के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक 5वां, कि d4y अपॉन में dx4, फिर साइन, और साइन के अंदर है d3y और अपॉन में dx3। तो ऐसा तो हम कभी पढ़े ही नहीं है, ऐसा रूप अपनों ने कभी नहीं देखा, ठीक है, कि अवकलन वाला जो पद होता है ना वो कभी भी इस तरीके से किसी फलन के अंदर आता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके का रूप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा रूप नहीं होना चाहिए कि जो अवकलन वाले जो पद होते हैं वो किसी अन्य फलन के अंदर नहीं होने चाहिए। या जैसे मान लो यहीं पर ऐसे होता है कि dy अपॉन में dx प्लस में log, और log के अंदर एक और लिख दिया, मान लो dy अपॉन में dx प्लस में 3xy बराबर 0। तो ये वाला रूप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि घात को मैं बोला कि घात जो होती है ना वो कुछ ही अवकल समीकरणों के अपने ज्ञात कर सकते हैं, कुछ की नहीं ज्ञात कर सकते, कि सभी के लिए घात को ज्ञात करना संभव नहीं है। तो पहले तो अपने को पता लग जाए ना कि किस किस पद के लिए या किस किस अवकल समीकरण के लिए हम घात को ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी समीकरण ना हो, इस तरीके की समीकरण ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है कि इसमें तो अपने कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ पर कुछ भी अपने हाथ में नहीं है कि मैं साइन में से इस पद को हटा नहीं सकता, मतलब अवकलज को मैं इस फलन से फ्री नहीं कर सकता किसी भी हालत में, या मैं यहाँ पर इस पद को यहाँ इस log से अलग नहीं कर सकता, या अवकलज के कोई ना कोई अवकलज का एक पद जो है ना वो फलन के अंदर रह ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन लिख रखे हैं ना, यहाँ पर संभव है, यहाँ पर क्या है, संभव है कि इस क्वेश्चन के अंदर हालांकि पावर बटा में है, पावर जो वो क्या है, बटा में है, लेकिन बटा से हटाया जा सकता है। यहाँ पर पावर बटा में है, मतलब पद बटा में है, लेकिन इस पद को इस बटा से हटाया जा सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अवकल समीकरणों की घात को अगर ज्ञात करना है, अवकल समीकरणों की घात को ज्ञात करना है, तो आप कोशिश ये करना कि आपकी अवकल समीकरण बहुपदों की तरह एक लाइन में आ जाए, आपकी अवकल समीकरण बहुपदों की तरह एक लाइन में आ जाए, कि यहाँ पर लघुत्तम लेके कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्ग वगैरह करके कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ ऐसी गणितीय संक्रियाओं का यूज़ करें ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए। यहाँ पर हो नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ पर संभव नहीं है कि अपने सोचें कि इस साइन को यहाँ से हटाएं, तो यहाँ से हटाने के लिए इसको अपने उधर लेकर जाएं, फिर वहाँ साइन को इधर इन्वर्स के रूप में लेकर जाएं, तो कहीं ना कहीं तो वो साइन रहेगा अवकलज के अंदर। तो ध्यान देना कि जब ऐसा करना असंभव हो जाए कि हम अवकल समीकरण को पूर्णतः बीजीय अगर बना ही ना पाए, अगर कोई अवकल समीकरण पूर्णतः बीजीय बन ही नहीं सकती, तो उस अवकल समीकरण के लिए घात अपरिभाषित हो जाएगी। यदि अवकल समीकरण पूर्ण बीजीय नहीं बन सकती तो उसकी घात, मतलब अवकल समीकरण की घात, तो उसकी घात जो है वो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूर्ण बीजीय को आप
बहुपदों से जुड़ा हुआ ही मानिए, या एक तरीके से बहुपद ही समझ लीजिए एक बार के लिए। तो एक बार के लिए आप इसको बहुपद ही समझ लीजिए। तो बहुपदों में हम ये तो नहीं पढ़ते, साइन है या लोग है, इस तरीके के पद तो नहीं पढ़ते। तो ऐसे पदों में अगर अवकल समीकरण आ जाती है, अगर किसी त्रिकोणमिति या फलन के अंदर कोई अवकल समीकरण का पद आ जाता है, ठीक है, मतलब अवकलज का कोई पद आ जाता है, dy/dx है या d2y/dx है, कुछ भी, तो इसके लिए घात अपरिभाषित हो जाएगी। इस पद में कोई आपसे पूछे कि इस अवकल समीकरण की घात क्या है, तो इस अवकल समीकरण की जो घात है वो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो अपने को ये समझ में आनी चाहिए कि अवकल समीकरण अगर पूर्णतः बीजीय बन ही नहीं सकती, अवकल समीकरण जो है वो एक बहुपद के रूप में नहीं बनना आ सकती, तो उस अवकल समीकरण की घात जो है वो अपरिभाषित है, उस अवकल समीकरण की घात को हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब जिनकी ज्ञात कर सकते हैं उनकी ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे, तो कैसे पता लगाएंगे कि घात है कितनी, कि जैसे ये सारे मतलब इनको बीजीय, मैं कह रहा हूँ कि इनको मैं बीजीय बना सकता हूँ, इन सब को, इन 8 को बीजीय रूप में, या तो ये पहले से बीजीय रूप में है या इनको बीजीय रूप में बनाया जा सकता है। तो इसको अपने लिखेंगे कैसे, तो ये देखिए कि अवकल समीकरण की जो घात है, ठीक है, अवकल समीकरण की जो घात होती है उसका पता लगाने का एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो भी अवकल समीकरण आपको एक बीजीय रूप में दे रखी है, जो भी अवकल समीकरण आपको बीजीय रूप में दे रखी है, पहले तो आप उसमें चेक कर लो कि अवकलन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अवकलन कहाँ कहाँ पर है। मान लो कि 2 जगह अवकलन के पद हैं, फिर उन दोनों में से आप ये देख लो कि सबसे बड़ा अवकलन कौन सा है। जैसे ही आपको सबसे बड़ा अवकलन मिलेगा तो फिर आप उस बड़े अवकलन की पावर को देख लीजिए, तो वो जो पावर आएगी, वो जो घात आएगी, उसी घात को हम अवकल समीकरण की घात बोलेंगे। तो सबसे बढ़िया इसमें एग्जांपल समझने के लिए एक तो है ये वाला तीसरा, ठीक है, कि अवकलन के पद 2 जगह पर हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इन दोनों में से ना बड़े वाले को देखो, बड़ा ये रहा, और इसमें भी पावर को देख लो कि इस पद की पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब इस थर्ड क्वेश्चन के लिए घात का मान 2 आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए घात का मान लिखूं तो इस क्वेश्चन के लिए घात कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये तरीका होगा घात को ज्ञात करने का। एक ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम इसमें है क्वेश्चन 7वां, ठीक है, 7वें में देखिए क्या होगा। अवकलन वाले पद 2 जगह पर हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन देखना बड़े वाले को है, मतलब जहाँ से कोटि निकली, कोटि यहाँ से निकली थी, मतलब बड़ा अवकलन तो यही है ना, क्योंकि यहाँ पर तो अवकलन एक बार ही किया हुआ है, यहाँ पर अवकलन कितनी बार, 2 बार है। अब इस बड़े अवकलन की पावर देखनी है, तो इस बड़े अवकलन की पावर कितनी है, 3 है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो घात का मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। घात कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये तरीका हुआ घात को ज्ञात करने का। फर्स्ट में अवकलन वाला पद एक ही जगह है, सिर्फ यहीं पर ही है, तो इसी की पावर देख लो कितनी है, तो dy/dx, ठीक है, इसकी पावर तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए घात का जो मान है वो कितना आया, 1 आया। इस दूसरे में घात का मान कितना आएगा, 2 आएगा, 2 तो नहीं आएगा ना। देखो कैसे, अवकलन वाला जो पद है सिर्फ यहीं पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो इसकी पावर देखनी है। मतलब जहाँ पर भी आपको अवकलन वाले पद मिलेंगे उसकी पावर देख लो, और अवकलन वाले पद अगर 2-3 जगह पर हैं तो उनमें से बड़े अवकलन की पावर देख लो फिर, कि इसमें अवकलन वाला पद एक ही बार आया है तो घात, और उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो घात 1। इसमें भी अवकलन वाला पद एक ही जगह पर आया है और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इस क्वेश्चन के लिए घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब जैसे तीसरे मैंने बोला था कि 2 बार आया, 2 जगह आया, 2 जगह, ठीक है, तो इसको नहीं देखना, इसको देखना। इसको क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पे अवकलन अधिकतम यहाँ पर है, कि इस जगह तो अवकलन 1 ही बार है और इस जगह अवकलन 2 बार है, तो इस पद की पावर को देखना है, इस पद की पावर को। तो ये पावर लिखी हमने यहाँ पर, ठीक है, पावर जो होती है वही घात मानी जाती है। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत ऐसे है कि यहाँ पद ये बटा में है, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। कौन सा है, चौथा, फोर्थ, कि dy और अपॉन में dx और फिर इसकी पावर है 3, फिर है प्लस के अंदर 1 और बटा में है dy और अपॉन में dx बराबर में है 2, ठीक है। चाहो तो लघुत्तम ले लो
और दिक्कत ये कर रहा है ना ये वाला dy अपॉन डी एक्स की, ये अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो अपने क्या करो, यहाँ लिखो कि dy अपॉन डी एक्स से गुणा करने पर ये गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अवकल समीकरण को बीजीय रूप में लिखना चाहता हूँ, बहुपदों की तरह एक लाइन में लिखना चाहता हूँ। तो देखो, तो इस पद को dy और dx से गुणा करोगे तो ये बनेगा dy अपॉन में dx और इसकी पावर कितनी 4, फिर प्लस यहाँ पर dy अपॉन dx का गुणा करोगे, ठीक है, 1/dy अपॉन dx है और इसको गुणा करना है dy अपॉन dx के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। बराबर में 2 को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू dy अपॉन में dx। तो ये एक बीजीय रूप है। ये कौन सा रूप है? बीजीय रूप, ठीक है, बीजीय रूप हुआ ये। अब देख लो इसकी घात कितनी निकलेगी। तो अवकलन वाला पद 2 जगह पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर अवकलन वाला पद कितनी जगह गया? 2 जगह गया। अच्छा, मैंने बोला था कि जहाँ सबसे बड़ा अवकलन होगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर भी अवकलन 1 बार है और यहाँ पर भी अवकलन 1 बार है, ठीक है, कि अवकलन 2 जगह है और दोनों ही जगह 1 बार है। तो अब अपने किसको देखें? तो अब अपने देखेंगे यहाँ पर कि जैसे इस पद की पावर 1 है, पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है, और यहाँ पर पावर कितनी है? 4 है। तो अब इन दोनों में से बड़ी पावर को देख लेंगे, तो बड़ी पावर 4 है, तो यहाँ पर जो घात है वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि एक ही कोटि के अवकलन जो है ना सिर्फ वही मौजूद होते हैं, तो फिर उनमें भी क्या करेंगे, जहाँ पर पावर बड़ी होगी ना फिर उसी को अपने घात मानेंगे। कि dy अपॉन dx यहाँ पर है, dy अपॉन dx यहाँ पर है, कि 2 जगह अवकलन के पहले दोनों ही जगह एक ही जैसी कोटि है, कि यहाँ पर भी अवकलन 1 बार हुआ और यहाँ पर भी अवकलन कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो 1 है और यहाँ पर जो पावर है 4 है। तो बड़ी पावर को देखना है, तो बड़ी पावर जो है वो कितनी है? 4 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। 4th क्वेश्चन की जो घात है वो कितनी है? 4 है। अब बात करते हैं अपनी 5th की। 5th के अंदर वो 3/2 दिक्कत कर रहा है, ठीक है, ये 3/2 की ये बटा वाला मान यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको देखो कैसे हटाएंगे। तो इसमें तो वैसे सिंपल सा काम है कि अपने को वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से बटा जो 2 है ना उसी को हटाना है सिर्फ, कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, आसानी से बीजीय रूप आ जाएगा। 5th क्वेश्चन कि a d² अपॉन में dx² और बराबर में है 1 प्लस dy अपॉन में dx, फिर इसकी पावर 2 और इधर पावर 3/2। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a² और d² y अपॉन में dx² और इसकी भी स्क्वायर, ठीक है, वर्ग करना है दोनों तरफ, तो इधर वर्ग कर दिया। अब इधर देखो क्या होगा, 1 प्लस dy अपॉन में dx की स्क्वायर, फिर इसकी पावर 3/2 और फिर इसका वर्ग करना है। वर्ग करने के लिए पावर 2 लगानी पड़ेगी और पावर के ऊपर पावर लगाते हैं तो वो गुणा ही हो जाती है, ठीक है, कि अपने को इसका वर्ग करना था ऐसे, तो इसको ऐसे कि इस पद का वर्ग करना है पूरे का, तो पावर 2 लगा दी और पावर के ऊपर पावर जो होती है वो गुणा होती है, ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर जो है वो गुणा। तो ये ऊपर वाला जो पावर वाला 2 है ना, ये यहाँ गुणा में आ जाएगा, इससे क्या है कि ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यही बटा दिक्कत कर रहा था, इसी को हटाना था तो वर्ग कर दिया हमने। अब क्या हुआ, ये a² d² y अपॉन में dx², फिर इसकी पावर 2 और इधर आ जाएगा 1 प्लस में dy अपॉन में dx, फिर इसकी पावर 2 और फिर इसकी पावर 3। अब यहाँ पर अवकलन वाले पद 2 जगह पर हैं, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन देखना किसको है, जो बड़ी कोटि वाला है। तो बड़ी कोटि वाला तो ये है, ठीक है, इसकी कोटि 1 ही है, इसकी कोटि 2 है, तो इस कोटि वाले को देखो। तो इस पद में पावर अधिकतम पावर कितनी है, तो पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो घात है वो घात कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इस तरफ से अब कोई मतलब नहीं रह गया, कारण क्योंकि बड़ी कोटि सिर्फ इस तरफ है, अपने को तो बड़ी कोटि को देखना है। तो इस बड़ी कोटि की पावर कितनी है, तो पावर कितनी है? 2, तो वही इसकी घात बन जाएगी।
तो 5वें क्वेश्चन की जो घात है वो कितनी है 2। छठे में सामान्य सा क्वेश्चन है वो dx का भाग, आपको ध्यान होगा dx का भाग दे देंगे छठे क्वेश्चन के लिए कि x dx और y dy बराबर 0। तो dx का भाग देने से ये बनेगा x प्लस में y dy अपॉन dx बराबर 0। तो इसमें जो घात है वो 1 आएगी, क्योंकि अवकलन वाला पद सिर्फ यहीं पर है, सिर्फ यहीं पर है और इसी की पावर को देखना है, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो घात बराबर 1 आ जाएगी। 7वें में मैंने बता ही दिया घात 3। अवकलन वाला पद 2 जगह पर है, लेकिन अपने को तो बड़ी कोटि को देखना है, तो बड़ी कोटि यहाँ पर है, तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कितनी है 3, तो घात कितनी 3। और अब 8वां क्वेश्चन, तो 8वां इस चौथे की तरह हो जाएगा कि जैसे इसमें भी बटा में dy अपॉन dx है, तो सबको dy अपॉन dx से गुणा कर देंगे। तो इसको dy अपॉन dx से गुणा करूँगा तो स्क्वायर, इसको dy अपॉन dx से गुणा करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा dy अपॉन में क्या dx। अब अवकलन वाले पद कहाँ कहाँ पर है, तो अवकलन वाला पद यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। दोनों में से बड़ी कोटि कौन सी है, तो दोनों ही बराबर है कि इसकी कोटि भी 1 है, उसकी कोटि भी 1 है, लेकिन उन कोटियों के संगत जो पावर है वो बड़ी पावर कहाँ पर है कि इस पद में पावर 1 है और इस पद में पावर 2 है, तो अपने को तो बड़ी पावर को देखना है, तो बड़ी पावर कितनी है 2 है। तो इसका मतलब 8वें क्वेश्चन में जो घात आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। तो इस तरीके से हमें अवकल समीकरण के अंदर कोटि और घात जो है उनको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुए इसके क्वेश्चन। एग्जाम्पल इसके 2-3 सिंपल से एग्जाम्पल है वो करके देख लेना, कोटि और घात के ऊपर ही आधारित है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 12.2 के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू।